नमस्कार। जवाब तो चाहिए मैं आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। नेपाली हिंदुओं का हत्यारा दाऊद, जी हां, नेपाल एक बार फिर से सुलग रहा है। यहां पर ओली के वेश में छिपे अली को सत्ता से उखाड़ फेंका गया है। फेंकने वाले और कोई नहीं बल्कि वहां की जनता जनार्दन है। आपको बता दें कि विरोध इतना उग्र हुआ ही ना होता यदि एक दिन पहले वहां कुछ वर्दी वाले द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां ना चलवाई गई होती। अब सवाल यह है कि क्या ये गोली चलाने वाले नेपाली पुलिस से ही थे या उनकी आड़ में छिपे हुए, उनके वेश धारण किए हुए कुछ कट्टरपंथी। हमारे इन शंकाओं को अतीत में हुए कुछ घटनाओं से बहुत ज्यादा बल मिल जाता है। उदाहरण के लिए कश्मीर में होने वाले अधिकतर हिंदू नरसंहारों में आतंकी सेना की वर्दी पहनकर ही आते हैं। अभी हाल ही में सच्ची घटनाओं पर आधारित बंगाल फाइल्स ने भी यह साफ तौर पर दिखाया कि हिंदुओं के हत्यारों ने पश्चिम बंगाल में भी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। तो वहीं साल 1990 के श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े कार सेवकों ने भी यह बताया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर मुन्नान खान नाम के एक दरिंदे ने राम भक्तों का नरसंहार कर दिया था। ऐसे में आशंकाएं ये तक जताई जा रही हैं कि नेपाल में हिंदुओं के नरसंहार के पीछे और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम गिरोह का हाथ है। दाऊद इब्राहिम का नाम यहां पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से नेपाल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई का गढ़ बन गया है। काठमांडू की अगर बेस बनाकर उनकी बात करें तो आईएसआई भारत नेपाल के बॉर्डर इलाकों में मस्जिद मदरसों का जाल बिछा रही थी। ये सभी साजिशें भारत में जन्मे और पाकिस्तान में बसे गद्दार यानी कि दाऊद इब्राहिम के माध्यम से ऑपरेट तक किए जा रहे हैं। निस्संदेह यह खोजबीन का काम नेपाल सरकार का है, लेकिन पड़ोसी देश और खुली सीमा होने के नाते भारत को भी चौकन्ना रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि यह वही जगह है जो कुछ साल पहले ही हिंदू राष्ट्र हुआ करती थी। सन 1947 के बंटवारे में सेक्युलरिज्म की भांग से चला गया सच्चा हिंदू भी बड़ी शान से इस देश को पृथ्वी का इकलौता हिंदू राष्ट्र बताया करता था। भगवान पशुपतिनाथ का आशीष यहाँ के सनातनियों को मिला है। इसी आशीष से यहाँ के गोरख दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। पर अचानक ही यहाँ पर इस्लामी चरमपंथी ने अपनी साजिशों के बीज बोने शुरू कर दिए थे। कट्टरपंथ की खेती करने का काम वामपंथ को सौंपा गया। चीन के नजदीक ले जाए गए यहाँ के सनातनी और फिर उसमें तमाम धर्म से विमुख उनको किया गया। धर्मनिरपेक्ष बने गए और इसी बीच एंट्री हुई घुसपैठ के लिए कुख्यात बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की। उन्होंने नेपाल को पानी की जहाज और खुद को उस जहाज को कुतर रहा चूहा बना दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि समुद्र में डुबाने की कगार पर वो नेपाल को लेकर आ गए थे। फिर हिंदू को हिंदू के खिलाफ ही खड़ा कर दिया था, जैसे भारत के कई हिस्सों में खड़े हुए हैं। आज उसी नेपाल में सनातनियों का खून बहाया जा रहा है। सुदर्शन परिवार डंके की चोट पर यह ऐलान करता है कि वह हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे नेपाल के हिंदुओं के साथ खड़ा है। हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी टीवी शो के साथ कई बार सार्वजनिक मंचों से इसका ऐलान भी कर चुके हैं। याद रहे, यह धर्म युद्ध है। इसमें चुप बैठने वाले भी अधर्म में हिस्सेदार माने जाते हैं। साथ ही दाऊद इब्राहिम के इस एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ सुदर्शन न्यूज भारत और नेपाल की एजेंसियों से यह आशा भी जरूर करता है कि वो आईएसआई के नेटवर्क को हर तरफ से उखाड़ फेंकेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं बेकाबू रोष, आक्रोश, गुस्सा, प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी, सुलग रहा नेपाल। ये तस्वीरें देखना और समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि नेपाल की स्थिति क्या बनी हुई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि डी कंपनी का हाथ अब नेपाल से मिलता हुआ नजर आया, नेपाल के उन कट्टरपंथियों से मिलता हुआ नजर आया जिसके बाद नेपाल में हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सबूत बनकर सामने आ रही हैं, जहां पर वर्दी पहनकर कुछ प्रदर्शनकारी आए, गोलीबारी की गई और उसके बाद इस प्रदर्शन को हवा मिल गई थी। ऐसे में ये तीन तस्वीरें इस घटनाक्रम की जीती जागती सबूत है और इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि स्थिति बहुत खराब। अब चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ओली का इस्तीफा यानी कि प्रधानमंत्री ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति के घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब राष्ट्रपति के घर पर कब्जा हो गया। तीसरी तस्वीर प्रदर्शनकारियों ने संसद फूंक दी, हर तरफ सिर्फ काले धुएं का गुबार देखने को मिला। और वही चौथी तस्वीर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। इसे साफ तौर पर देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति जो कितनी खराब हो चुकी है वो अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस पूरी सिचुएशन
सिचुएशन को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी और डी कंपनी के लोग इसको पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आज पूरे दिन भर की है, पूरे घटनाक्रम की है। जो नेपाल में स्थिति बनी हुई है, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वो 6 तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का घर तक फूंक दिया गया है, गृह मंत्री का घर फूंका गया, राष्ट्रपति के घर पर कब्जा हुआ, कांग्रेस ऑफिस फूंक दिया गया, आंसू गैस के गोले जिसके बाद पुलिस की तरफ से दागे भी गए, और विद्रोह की आग इस कदर भड़ चुकी है, आगे निकल चुकी है कि अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डी कंपनी का हाथ इसमें कैसे है, क्योंकि अगर हम नेपाल की बॉर्डर की बात कर लेते हैं, वहां पर लगातार मुसलमानों को बसाया जा रहा है। डी कंपनी जिस तरीके से पाकिस्तान से ऑपरेट करती है, वो नेपाल में अब घुसपैठ कर चुकी है और पूरी तरीके से आईएसआई की मदद से अपना नेटवर्क फैला रही है। आईएसआई सबसे बड़ा रोल प्ले यहां पर कर रहा है। आईएसआई सिर्फ अलगाव लगातार चाहता है, जिसकी वजह से स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। एसएच रावत साहब, जिस तरीके से लगातार देखने को यह मिल रहा है कि स्थिति बेहद खराब होती हुई नेपाल में नजर आ रही है, लेकिन अब आईएसआई और डी कंपनी का नाम सामने आ रहा है, यानी कि आईएसआई घुसपैठ कर रही है, डी कंपनी मदद कर रही है, और अब डी कंपनी के लोग ही प्रदर्शनकारियों में शामिल हो रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को बड़े पैमाने पर अंजाम देना चाहते हैं। स्थिति वाकई में बेहद खराब हो गई है। देखिए प्रद्युमन जी, नेपाल के अंदर ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। उससे पहले भी जब राजा ज्ञानेंद्र थे उस समय भी यही स्थिति पैदा हुई थी। उस समय हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र को तोड़ करके फिर दोबारा से लोकतांत्रिक देश बनाने की कोशिश की गई और वो बना भी, लेकिन लोगों में आक्रोश था। वहां के जो लोगों के अंदर एक आज भी यही दर्द है, ये टीस है कि ओली जिस प्रकार से उस देश को चलाने की कोशिश कर रहे थे नेपाल को, उससे वहां की जनता संतुष्ट नहीं थी। और जब कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तानाशाह जब होता है और वो जनता की भावना के अनुरूप उस देश के अंदर शासन को नहीं चलाता, तो यही हाल होता है कि नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है और उनको देश छोड़ करके भागना पड़ता है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो षड्यंत्रकारी होते हैं और वो आग लगाने का काम करते हैं, और उसमें डी कंपनी शुरू से नेपाल के अंदर अपना जाल बिछा रही थी। आईएसआई का जाल बिछाया हुआ था, बांग्लादेश के अंदर जाल बिछाया हुआ था। बांग्लादेश के अंदर भी यही हाल हुआ था कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और आज यहां भी स्थिति ये पैदा हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गजवाए हिंद की सोच लेकर के चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसके पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनके अंदर भी आईएसआई कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रही है। हिंदुस्तान को भी बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है, और जहां भी इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है चुन चुन के इनको मारने की जरूरत है। नहीं तो कल को ये स्थिति हमारे जो बॉर्डर स्टेट हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में तो आप देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है, वहां भी ये देखने को स्थिति मिल रही है। केरल के अंदर कितना बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर में हम हालात देख चुके हैं कितना बुरा हाल है, पंजाब के अंदर हम हालात देख चुके हैं। तो अभी तो कंट्रोल है, लेकिन जरा सी भी कहीं लूज अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यही हालात कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है बॉर्डर स्टेट के अंदर। तो मुझे लगता है प्रद्युमन जी, ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, और वहां की जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक रहें और अपना हिंदू राष्ट्र की जो मांग है उसको आप प्रबल करते रहें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में बड़ी सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। अरविंद तेजावत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, अगर खुले पैमाने पर इसको समझने की हम कोशिश करें तो देखिए, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया गया, गृह मंत्री के घर पर तोड़फोड़ यहां पर कर दी गई है, लगातार आगजनी की जा रही है। अचानक से ये लोग कहां से प्रकट हो जाते हैं, समझना बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम पहलगाम की बात कर लेते हैं, उधर उत्तर प्रदेश संभल की बात कर लेते हैं, या फिर बांग्लादेश का रुख कर लेते हैं, हर तरफ अचानक से भीड़ आती है और अचानक से हमले हो जाते हैं। प्रयोजित तरीके से काम होते हैं। देखिए, इसके पीछे प्रद्युमन जी 2 थियरीज काम करती है। पहला ये है कि वो कहते हैं कि जो असंतोष है वो उबल रहा था पर हमें इसका अंदाज नहीं होता है। जैसे पानी से हम तुलना करें कि पानी जब गर्म हो रहा होता है तो हमें ये अंदाज नहीं होता है कि ये कितना गर्म है, फिर अचानक से पूरा पानी खौलने लगता है और एक विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ती है और पूरा ही समाज आंदोलित हो जाता है। तो एक तो ये है कि नहीं, असंतोष पहले था, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, नेपोटिज्म चल रहा था, इसलिए यह आंदोलन हुआ।
दूसरी थियरीज हैं कि वहां डीप स्टेट ने काम किया। यह डीप स्टेट दरअसल अमेरिकन डीप स्टेट हो सकता है, यह दरअसल चाइनीज डीप स्टेट भी हो सकता है। तो इन डीप स्टेट ने वहां पे काम किया, तो उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने प्रदर्शनकारियों को पैसा कहाँ से आया, संगठित कहाँ से किया गया, तो उसकी भी भूमिका हो सकती है। पर हमारी जो भारत की इंटेलिजेंसिया है, इस सारी ही चीजों को समझने की कोशिश कर रही होगी प्रद्युमन साहब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश यहां पर जरूर हो रही है, लेकिन आईएसआई जिस तरीके से अपना जाल बिछा रही है वो फिलहाल बड़ा ही सवाल खड़ा करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मुमताज आलम साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुमताज आलम जी, जिस तरीके से अब स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, आईएसआई डी कंपनी का रोल जो है वो साफ हो चुका है, मुसलमानों को भड़काया गया और मुसलमानों को जिस तरीके से बॉर्डर क्षेत्र में बसाया गया है, अब उन्हीं का उपयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा सोच बड़ी कीजिए। ये आईएसआई और ये डी कंपनी, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर आप अपना सोच का लेवल बड़ा करेंगे तो बड़ी चीज सोचेंगे और कुछ निकाल पाएंगे। आईएसआई दरअसल बड़ी हैसियत नहीं रखती है। चाइना और अमेरिका की लड़ाई, एक मिनट सुन लीजिए, बोलने लगते हो बस, तो सुना करो जरा से ना। मुमताज आलम जी बोलिए ना, आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। लड़ाई है, चूंकि चाइना के असर से ये सरकार जो थी मौजूदा नेपाल की, उस पे चाइना का बहुत बड़ा असर था। वो चाइना के कहने पे चलती थी और यही वजह थी कि मौजूदा सरकार जो है वो नेपाल की, वो हिंदुस्तान को भी आंख दिखाती थी। हिंदुस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन हमारे नेपाल से नहीं थे, आपको पता है। और उसके पीछे था अमेरिका, क्योंकि चाइना की तरफ नेपाल बार बार देखता था, उसके असर में आ गया था और ये बात अमेरिका को नहीं पसंद थी। अब आप जो बात कह रहे हो, बहुत मुमकिन है कि वो टूल्स को अमेरिका ने इस्तेमाल किया हो। अमेरिका जो है ये करता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में भी यही हुआ था। तो और ये कोई ऐसा नहीं कि नेपाल में हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, उससे पहले म्यांमार में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर ये नेपाल में हुआ। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से वहां पे ऐप जो बंद किए गए, सोशल मीडिया ऐप, जो अब आज की तारीख में सोशल मीडिया से रोजगार जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो लाइफ लाइन है इस वक्त रोजगार के लिए। उसको ठप कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसकी वजह से यूथ सामने आया। तो कभी भी देखिए, कोई कहीं आंदोलन होता है, कुछ होता है, उसको हमें बहुत डीपली सोचना चाहिए। पहले ही से चश्मा लगा करके और शॉर्ट टर्म बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उपयोग तो आप ही लोग करते हैं ना। वो लोगों में गुस्सा फूटा, वहां पे लोग पहुंचे, ये तमाम सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा। और ये बात सही है कि जब तक कोई बड़ी ताकत नहीं होती है, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये ताकतें कोई छोटी मोटी नहीं हो सकती हैं। ये कि मतलब राष्ट्रपति के घर पे कब्जा कर लेना, प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा कर लेना, मंत्रियों को दौड़ा। अच्छा ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच एक बाइट भी आपको जरूर सुननी चाहिए, उसके बाद आपको आपका रुख करेंगे, आपसे भी इसका सवाल का जवाब ले लेंगे। मुनन खां जो एक पूर्व सांसद भी रह चुका है, उसने किस तरीके से नरसंहार किया था, उस समय के जो कार सेवक थे उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया है, वो भी एक बार आप सुनिए। मतलब यूपी पुलिस मना कर दी थी, तो कोई बाहर से पुलिस बुलाई गई थी मारने के लिए, खास तौर पे आपको पता चला था? काफी तो बाहर के थे, काफी प्राइवेट के थे। प्राइवेट और प्राइवेट नहीं थे तो ये क्या थे जो हेलीकॉप्टर से गोली चली, ये तो सब मुन्नन खां के आदमी, उस समय जनता विचार रही थी। मुन्नन खां के आदमी तो रहे, होता है मुन्नन खां रहे, कौन उसमें हेलीकॉप्टर में देख रहा था। अच्छा, अरे भाई इनको गोली लगी तो कोई सरकारी गोली, तो अगर सरकारी गोली चली होती तो एलजी होती, उससे कौन बच? तो मुलायम सिंह का इशारा था ना, और उसकी क्या औकात है? वो कौन, कोई भी आतंकवादी ऐसा क्यों करता? उसको फिर क्या गरज पड़ी भाई? बिना किसी के इशारे के किसी को क्या गरज पड़ी? ये जानकारी आई थी कि मतलब यूपी पुलिस मना कर। जिस तरीके से आपने ये लगातार सुना कि उनकी तरफ से कहा गया कि क्या कुछ स्थिति उस समय बनती हुई नजर आई थी, और इसी बीच एक बाइट हम आपको और सुनवा देते हैं, वो भी सुनना जरूरी है। आदमी थे, उनके जत्था को ले जाने के लिए हमको यहाँ से अयोध्या देकर हम निकले। गांव में रहते थे, खेतों में। पुलिस वालों ने इतना मदद किया कि उसको हम कह नहीं सकते। एसी वाले तो कुंवरिया उतार कर धई दिए। वो समय वैसा था, हम लोग को ललकारा गया।
अच्छा। ललकारा गया कि आप लोग वहां से उतर जाए, नहीं गोली चला दिया जाएगा। तो हमने कहा कि जब मुलायम सिंह कह रहे हैं कि कोई परिंदा नहीं पड़ेगा, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, हम लोग यहाँ झंडा लगाएंगे। पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाया है। हाँ। जो भी चलाया है मुन्ना खां के आदमी से चलाया है उन्होंने। पक्की बात बता रहे हैं? बात एकदम बता रहा हूँ, पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाया है। तो जन्मभूमि परिसर में मुन्नन खां के आदमी खड़े थे? जब वर्दी पहन के वहाँ गए थे, वर्दी पहने थे। अच्छा। बाद में पता चला कि तो गोली चलाई मुन्ना खां के आदमी है सब। अच्छा। उनका यहाँ बड़ा जलवा था मुन्ना खां का। वहाँ पे जो गोली चली है, हाँ। उस दिन मुन्ना खां के ही आदमी जो चलाए। बड़ी जिम्मेदारी से बात आप बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे पता चला कि ये लोग मुन्नन के आदमी हैं? पता ऐसा जब वहाँ गोली चलने लगी तो ये भवा ये तो सब मुन्ना खां के आदमी, क्योंकि वो लोग कुछ आदमी पहचानते थे। अच्छा, पहचान गए थे? हाँ, वो लोग पहचाने, तभी ये खुला कि ये मुन्ना खां के आदमी है। मुन्नन खां जो है पुलिस की वर्दी में 2-3 गाड़ियाँ जो है गुंडों को भेजा है। अच्छा, गुंडों को भेजा था? हाँ, गोली चलाने के लिए पुलिस की वर्दी में। ये उस समय सुना था। अच्छा, उस समय इस बात सुनाई दी थी? जी। अच्छा, तो मतलब ये आप लोग ये भी नहीं उस भीड़ में जान पाए कि असली पुलिस मार रही है कि नकली पुलिस मार भाई रही है? उस समय जान बचाना था, भागना था। हाँ। कि किसी का बिल्ला या किसी की वर्दी थोड़ी चेक करता था। हाँ। यानी कार सेवा से अपने घर आए तो लोग बता रहे थे इसी मार्केट से वो देखो होते हुए कुछ पुलिस वाले जो है पेशी गाड़ी में गए हैं। हाँ। और वो कह रहे थे चलिए। हाँ। चलिए जो है कार सेवा करने के लिए वहाँ फल मिलेगा। चलिए फल मिलेगा? चलिए। अच्छा, इसी रास्ते से गए। इसी जो है टिकैत नगर रामनगर मार्ग। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है। अच्छा, किस गाड़ी से गए थे लोग? जो है वो थी जो है बस रोडवेज बस थी। अच्छा, वर्दी पहने थे लोग? जी जी। क्या बोल रहे थे कि चलो जो है कार सेवा में चलिए, आप लोग क्यों नहीं चल रहे हैं, चलिए वहाँ फल मिलेगा। वहाँ फल मिलेगा? जी। हथियार भी थे क्या उनके पास? हाँ, लोग बता रहे थे यहाँ के लोग। तो बाद में मालूम हुआ कि वो मुन्नन खां के आदमी थे। उसके जो है हाँ। यहाँ हम लोग जब गांव में आए घर, हाँ। तो जो है गांव वाले यानी जो है बाजार वाले कह रहे थे अच्छा कि पेशी यही जो है रास्ते से गई है, वो ये बात कह रही है। अच्छा। था कि जो है नकली पेशी बन के पूरी बटालियन बन के गई है। मुन्नन खां जो आपके सांसद थे, हाँ, हाँ, थे वो लेके गए थे। अच्छा। हाँ। ये जो है आपके घासीराम पंडा और ही जो सामने हनुमानगढ़ी सामने है, हाँ, हाँ, जो मकान बने हैं उसके ऊपर चढ़े थे। अच्छा। वहीं से गोली चलाई। और अगल बगल पड़ोसी लोग जो हमारे यहाँ नगर के लोग हैं, वही से लोग बता रहे हैं कि कोई मुन्नन खां था। हाँ। पीछे के आदमी यहाँ से नकली पुलिस बन करके वहाँ पर गई थी। अच्छा। और कार सेवकों पर उन्हीं लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। अच्छा। कई कार सेवक बलिदान हो गए। अच्छा। इसमें हमारे कार सेवकों की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। अपने खास जो अतिथि हैं उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी अब सवाल जवाब यहां पर देखने जरूरी हो जाते हैं। रिजवी जी, जिस तरीके से लगातार आपने सुना कि कार सेवक क्या कुछ कह रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वर्दी पहनते हैं, उसके बाद आते हैं। मुन्ना खां का इस्तेमाल, जो नाम का इस्तेमाल है वो यहां पर हुआ है, पूर्व सांसद। लेकिन जिस तरीके से कार सेवकों पर उसके लोगों द्वारा हमला करवाया गया वो तो अपने आप में सवाल खड़े करता है ना। आपने दो बातों का जिक्र किया, आईएसआई की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि आईएसआई का नेटवर्क कितना बड़ा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो फिर मुसलमान ही सबसे ज्यादा सामने आते हैं इस तरीके की हरकतों में। चाहे हम पहलगाम की बात कर लेते हैं। हमने कब कहा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? मैंने तो बात ही नहीं, मैंने ही कहा सोच बड़ी करो। इसके पीछे अमेरिका है, चूंकि अमेरिका और चीन वो जो है इस वक्त आमने सामने है, और नेपाल जो है वो चीन के असर पे आ रहा था। नेपाल को चलाने में चीन का रोल बार बार आ रहा था, और चीन की वजह से हिंदुस्तान के रिलेशन नेपाल से खराब हो रहे थे। ये आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। और ये जो कुछ घटना हुई होगी, देखिए जब पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान जो है वो जो दिखा दे उसके कटोरे में जो डाल दे जो कुछ वो कहने लगता है। तो उसके अब आप डी कंपनी और ये मतलब इतना बड़ा, आप इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा बड़ा सोचिए। ठीक है उनका इस्तेमाल कहीं हो सकता है, लेकिन इतने बड़े अभी वो नहीं है, अब उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। ठीक है। और हिंदुस्तान में तो कुत्ता बना दिया गया है। नहीं, ये आप मानते हो कि नहीं? हिंदुस्तान में इनकी क्या हैसियत है आप बताइए हमें जरा। कुछ भी हैसियत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से पूरी चर्चा आपने लगातार सुनी, मुमताज आलम रिजवी साहब लगातार कह रहे हैं कि आईएसआई की कोई हैसियत नहीं है, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, यानी कि आईएसआई कुछ नहीं कर रही, दाऊद के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर अमेरिका रहा है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है।
मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बात हो रही थी मुन्नार की, तो उसके बारे में मैं बतला दूं। अयोध्या में जब ये कांड हुआ, मैंने उस समय कवरेज किया था। कोठारी बंधु मेरे सामने मारे गए थे, क्योंकि मैं उनको कलकत्ते से जानता था। उस समय पुलिस के एक सिपाही ने भी बात कही थी, पुलिस के सिपाही ने इस्तीफा दिया था। दूसरी, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी, हरकिशन श्रीवास्तव ने भी ये बात कही थी, मुलायम सिंह जी से स्वयं पूछी थी कि ऐसी बात मुझे सुनने को मिल रही है, ऐसे प्रूफ आ रहे हैं। इसके बाद आपको बता रहे हैं, वहाँ पे डीएम रामशरण श्रीवास्तव हुए, जो उस समय भी वहाँ का माहौल खराब था। रामशरण श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा था, जो डीएम आईएएस थे, उन्होंने कहा था वैसी कोई बात ना हो, घटना ना हो कि हम लोगों के बीच में ही महकमे का कोई व्यक्ति फायर कर दे। ये रामशरण श्रीवास्तव के। दूसरी, तत्कालीन लोकसभा के सदस्य बनवारी लाल पुरोहित ने भी ये बात कही थी, बनवारी लाल पुरोहित ने भी। उसके अलावा आपको बता दें, सपा में भी ये चर्चा हुई थी कि ऐसा हुआ। कभी कभी ऐसा होता, वर्दी के बीच में लोग, मतलब कोई कौम नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे जो गलत ढंग से गाइड होते हैं, वो कर देते हैं। मैं आपको, हजरत बल में मुफ्ती की लड़की का अपहरण हो गया था, और मुफ्ती गृह मंत्री था, हम लोगों से कह रहा था कि हम लोगों की बात करा दो, किसी तरह छुड़वा दो। मुफ्ती गृह मंत्री देश का कह रहा था। वहाँ जब हम लोग गए, उस समय आपको बताना है, चरारे सेबा बाजार, उस समय हम लोगों से कश्मीर की पुलिस ने कहा था, ये याद रखिएगा, आगे मत जाइए, आपको नकली पुलिस मिल जाएगी, मार देगी। वहाँ की पुलिस का कहना था। तो ऐसा है कि ऐसा कई बार हुआ, एक एग्जाम्पल नहीं। दूसरी आपको बताना है, दाऊद की D2 वाली, डेडे एक फोटोग्राफर थे बॉम्बे के, बड़े मशहूर थे, हम लोगों के बहुत अच्छे थे। उनका मर्डर हो गया, उसमें इनका हाथ था। मेमन बंधु सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, उसमें मेमन बंधु के नेपाल से और दाऊद से हाथ थे। उसी मेमन बंधु को छुड़वाने के लिए कई नेता लगे रहे। दूसरी आपको सबसे बड़ा प्रूफ बता दें, सुन लीजिए, कांग्रेस के बिहार से चीफ मिनिस्टर हैं तत्कालीन सांसद अब्दुल गफूर ने बात पार्लियामेंट में कही थी। अब्दुल गफूर ने कि साहब इसमें ऐसा हुआ है कि किसी अतिवादी ने फायर कर दिया, ये अब्दुल गफूर ने कही थी। उसके अलावा आपको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो चुनाव जिन्होंने मुकदमा लड़ा, आज उस दुनिया में नहीं हासिम साहब, उन्होंने भी कहा था ये एकाएक घटना हुई है और ये वास्तव में किसी उग्रवादी ने, उन्होंने इशारा भी किया था। इसके बाद आपको बताना है, एक बार क्या हुआ, जब दोनों तरफ डिस्प्यूट थे, उस समय दोनों लोग राम मंदिर के जो पैरोकार थे वो, और साथ में वो फलाहरी बाबा के जो स्वामी थे, और हासिम साहब एक नाव में चर्चा कर रहे थे। ये लोगों ने जब सीन देख लिया, ताजुब मान गए। और ये बात हासिम साहब ने भी कही थी कि इसमें किसी ने फायर कर दिया। अब ये चीज़ आप हटा दीजिए। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ा प्रूफ बता दें कि सीरियल बम ब्लास्ट के अलावा कि उस समय आपको, मुझे याद है, सुरेश चौहानके जी ने इस बात को अपने यहाँ कहा था। जब 2004 के बाद, 2005 के बाद की बात है, उस समय भी सुदर्शन चैनल दे रहा था, सुरेश चौहानके जी ने कहा था, मुझे याद है, मैंने उनकी टीवी में सुना था कि वहाँ पर उग्रवाद और दाऊद का हाथ है। कुछ दिनों उसी के बाद आपको बतलाना है कि वहाँ के सत्ता परिवर्तन हुआ। हम 2008 में गए थे, जिसमें शाह का, इसके पहले आपको बताना है, उनके पूरे खानदान को उनके भतीजे ने बुना, उसमें भी दाऊद का हाथ है। दाऊद का हाथ कई जगह था जहां विथ प्रूफ हुआ। बिल्कुल, दाऊद ने कहीं ना कहीं, और बॉम्बे में भी वो नेपाल में भी यही था। ये पूरा था। हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में जो अभी परिवर्तन हुआ, वो इस्लामिक क्रांति, इस्लाम को मान्यता ज़्यादा देने के लिए या मुस्लिम राष्ट्र के लिए, उनका अपना सोच है। अफगानिस्तान में भी तालिबान जो आया, इसीलिए आया। और यही पोजीशन ईरान में भी हुआ कि वहाँ पे शिया उसके शाह रजा पहलवी। मगर आपको बता रहे हैं, जो नेपाल में हो रहा है, शायद ये इसलिए कि उसको एक इकलौता हिंदू राष्ट्र था, इसमें बहुत तेज़ी से चेंजिंग हो रही थी। आपको बता, सुरेश चौहानके ने कई बार इस तरह का बोला, अपनी न्यूज़ में बोला। ये हम आपको बता रहे 2006-08 के लगभग की। ये शायद वही है कि वो हिंदू राष्ट्र की ओर भी बढ़ रहा है। जो मौजूदा प्रयोग थे ये असफल हुए, सेकुलर का
इसलिए भी वहां पर जो स्थितियां लग रही वो साफ लग रही। बिल्कुल, लेकिन रिजवी जी को हिंदू राष्ट्र की बात से वो एतराज करेंगे और कहेंगे अमेरिका का इसमें रोल है, अमेरिका ही ये सब कुछ मना करवाना चाह रहा है। हमारे संवाददाता सुबोध कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध, का जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है नेपाल पे, नेपाल के बॉर्डर की अगर हम खास तौर पर बात कर लें, वहां से भी ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह से जो मैं इस तरह से अपना शांतिमय माहौल में प्रदर्शन कर रहे थे, उस बीच में कहीं ना कहीं से ये षड्यंत्र दिख रहा है। जैसे सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है कि जो पुलिस है षड्यंत्र करके इसमें के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और दूसरी बात बता दें कि बॉर्डर की, बॉर्डर में यहाँ पे गाइड पोस्ट को भी उड़ा दिया गया है। मान सिंह जी जो बीरगंज में थे, उनके दोनों घर के जला दिया गया। उनके घर पर किया जा रहा है, उसमें कई नेता। सुबोध, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधा जाएगा। एच.एस. रावत साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रावत जी, जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिजवी जी, उनकी तरफ से जो कहा गया वो भी आपने सुना। डी कंपनी और अजय जी भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि डी कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और चाहे नेपाल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जिस तरीके से आंखों में लगातार किरकिरी बन रहा था डी कंपनी ISI के लिए, आप सोचिए ना, अचानक से एक जेंजी प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग आते हैं पुलिस की वर्दी में, गोलीबारी कर देते हैं, उसके बाद प्रदर्शन बढ़ाया जाता है। कुछ तो ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। अगर नेपाल बॉर्डर की हम खास तौर पर बात कर लेते हैं, इतनी भारी संख्या में ISI की वहां पर लगातार मूवमेंट देखने को मिलती है, वहां के जो लोग हैं वो ISI के लिए काम कर रहे हैं, ये बात भी सामने आ चुकी थी। अब किस तरीके से इसको समझा जाए? देखिए प्रद्युमन जी, मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि ISI क्या है, कुछ नहीं है। ISI ने ही ट्रेनिंग दे रखी है। ISI की ने ही मदरसों के अंदर जितने भी आतंकवादी जो थे अफगानिस्तान के अंदर उस समय पर तालिबान वाले, उन सबको ट्रेनिंग ISI ने दी थी। ISI डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसके जितने भी गुर्गे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने भी संगठन थे, उन सबको ट्रेनिंग और हथियार ISI दे रही थी। और जितने भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अभी वहां 250 आदमी मारे गए बंबई के अंदर, हैं क्या 1000 आदमी मारे जाते तब दाऊद इब्राहिम को हम सीरियसली लेते? यानी जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ISI के साथ जुड़ा हुआ है, हथियारों की AK-47 56 की खेपें आ रही हैं, बम विस्फोट आ रहे हैं, मटेरियल आ रहा है, और फिर वो सीरियल ब्लास्ट कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी ट्रेनिंग दाऊद इब्राहिम की को रही होगी। दाऊद इब्राहिम खुद कोई ऐसा तो आर्मी का बम स्क्वाड का कोई हीरो तो है नहीं कि उसको नॉलेज हो सारी की सारी बम बनाने की, हथियार चलाने की। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके गुर्गे जाते रहे और पहले से वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। इसका मतलब ये रहा कि ऐसे ही हिंदुस्तान के चारों तरफ, इधर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश में अंदर शरीयत कानून लाने की तैयारी हो रही है, उधर एक नेपाल था, नेपाल के साथ हमारा खुला बॉर्डर है, वहां पर भी उन लोगों ने यही बॉर्डर के आसपास चाल चली है कि किसी भी प्रकार से वहां उपद्रव करा करके उसको भी अनस्टेबल किया जाए। तो दाऊद इब्राहिम के माध्यम से और जैसे मोहम्मद के माध्यम से या जितने भी संगठन वहां पर एक्टिव हैं, उन सबको ट्रेनिंग, हथियार और पैसा और उनकी प्लानिंग और उनका जो रोड मैप तैयार करती है वो ISI तो कर रही है, और ISI को ऊपर सपोर्ट है पूरी वहां की फौज की। तो इसलिए आप ISI में, रिजवी साहब, आप हल्के में नहीं ले सकते। आप एक बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जहां देश की बात आती है ना, तो आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं नेपाली हिंदुओं का हत्यारा दाऊद। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। H.S. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं। अजय पत्रकार जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड से लगातार जुड़े हुए हैं। रिजवी जी, जिस तरीके से आपने H.S. रावत साहब को अभी सुना था ब्रेक पर जाने से पहले, वो लगातार कह रहे थे कि ISI का जिक्र जो आपने किया कि वो बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। किस तरीके से काम किए जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर की अगर हम खास तौर पर बात कर लें, कितने अवैध मदरसे वहां पर बना दिए गए, वहां पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, यह भी तो जानना और बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, अवैध मदरसे बना लेना, घटना कर देना, कहीं ब्लास्ट कर देना, ये ठीक है, ये इतने हद तक तो ठीक है। लेकिन ये कि पूरा सत्ता परिवर्तन कर देना और इतने बड़े पैमाने पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको बतौर टूल बड़ी अमेरिका जैसे मुल्क इस्तेमाल तो कर सकते हैं,
लेकिन वही सब कुछ कर रहे हैं और इसमें अमेरिका या चीन या इस तरीके से हम न देखें, ये मैं कह रहा हूँ, बात समझिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अच्छा अब वहां पे सरकार बदल रही है, अब आप जो कह रहे हो वहां पे क्या ऐसा होने जा रहा है, आप बताइए, आप खुद बताइए कि कौन सी ऐसी चीज वहां पे अब होने जा रही, कहाँ वहां पे क्या? हम तो ये समझ रहे थे कि शायद सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पे फिर से वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन ऐसी तो कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। वहां नए प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। तो अभी वहां की स्थिति हम देखेंगे। देखिए इनके खतरनाक होने, चाहे डी कंपनी हो चाहे आईएस, इनकी साजिश, लेकिन इनको इतना हुआ नहीं बनाना चाहिए, इनकी इतनी हैसियत नहीं है। और खास तौर से जब हम हिंदुस्तान को सामने रखते हैं तो हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। आप जानते हो दुनिया में पाकिस्तान की बात छोड़िए ना, बात तो नेपाल की हम कर रहे हैं ना। ये मैं कहता हूँ तो नेपाल की हो रही है ना, इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अहमियत नहीं दे रहे हैं, जो सच्चाई है वो बताई जा रही है ना। आप बार बार हिंदुस्तान का जिक्र ले आते हैं, लेकिन स्थिति खराब तो नेपाल की है ना। नेपाल में तो घुसपैठ कर रहे हैं। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि नेपाल की तो आप समझ रहे हैं कि वहां पे डी कंपनी ने सब कर दिया। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो तो आप समझिए। ठीक है। वहां पे मैं कह रहा हूं कि चीन जो है वो हावी हो रहा था, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था नेपाल को। और इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि हमारे पड़ोस में ही सब कुछ हो रहा है। म्यांमार हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या अब नेपाल हो। लेकिन अच्छा फिर इन चारों मुल्कों में और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आप बता रहा हूं, जमीन आसमान का। हिंदुस्तान के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहां तक कि मैं बता दूं, अमेरिका भी अगर चाहे, अमेरिका भी, उसकी वजह क्या है कि हिंदुस्तान खुद मुख्तार है, हिंदुस्तान की जड़ें मजबूत हैं। यहां पे अमेरिका भी अगर चाहे, मैं जो बताना चाहता हूं वो भी हिंदुस्तान की जड़ों को डिगा नहीं सकता है। ये अगर कोई सोचे इस पे, इस लेवल पे कोई बात करे, मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है। विदेश मामलों के जानकार अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा में तमाम बड़े सवाल खड़े यहां पर हो रहे हैं, उनका जवाब भी हम ले रहे हैं। लेकिन रिजवी जी जिस तरीके से कहते हुए नजर आए हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ है, अमेरिका चीन लगातार नेपाल को बर्बाद करने के लिए आतुर हो चुके हैं और आईएसआई का इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन अगर विदेश की स्थिति को हम समझना चाहें, अमेरिका की स्थिति समझना चाहें या फिर चीन की, किस हद तक वो नेपाल के लिए जा सकते हैं? देखिए प्रद्युमन साहब, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जो ओली साहब थे वो चीन के करीब थे, ये तो आप मानेंगे। ठीक है। और चीन के करीब थे तो अमेरिकी हितों को यहाँ नुकसान हो रहा था। और दबे स्वर में ये आवाज आ रही है कि सीआईए ने यहाँ पे कोई ना कोई काम किया है। और ये बांग्लादेश के संदर्भ में भी वैसे ही बात चल रही थी। जो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके बेटे ने ये स्टेटमेंट दिया है, टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसने उसमें भूमिका निभाई है। तो अभी हम अगर वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ वी आर बीटिंग अराउंड द बुश, तो नुकसान किसका होगा? हमारे देश का होगा। पाकिस्तान की अभी फिलहाल वह हैसियत नहीं है क्योंकि वह अपने घरेलू मामलों में इतना आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही अरविंद जी, तो दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजय जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से चाइना से जो नजदीकी थी वही नेपाल को ले डूबी क्या? हकीकत यह है, चाइना से नजदीकी, दूसरी पाकिस्तान से नजदीकी, बांग्लादेश से नजदीकी। यही बांग्लादेश समझा रहा था कि वहाँ बांग्लादेश से और नेपाल के बीच में एक रास्ता निकाल दिया जाए, और पाकिस्तान भी बात कह रहा था। यही नज़दीकी इनको ले गई। आपको मैं ये भी बता दूं कि सैयद अल्ताफ़ आलम रिजवी साहब ने जो अभी फरमाया, अमेरिका का इसमें बहुत हाथ है, इसमें हम सहमत हैं। मगर उन्होंने जो एक बचाव किया आईएसआई का नहीं, ये उन पे शोभा नहीं देता है। रिजवी साहब को, सैयद रिजवी साहब को ध्यान रखना चाहिए। रिजवी लोगों का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है रिजवी लोगों का। यहाँ सीमा रिजवी जैसी टॉप की न्यूज रीडर नहीं, और आपको ये समझ लीजिए कलवे सादिक जैसे लोग रहे, कलवे सादिक जैसे लोग, तो इनको ये भी मानना चाहिए कि आईएसआई का भी, अगर ये सोचे थोड़ा
बड़ा करेंगे तो अच्छा बोले। अमेरिका वाली बात सही है, मगर अमेरिका के लिए आप अमेरिका का बाइकआउट करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अभी तक सब झूठ बोला। आप उसके लिए जर्नलिस्ट हूँ, सुनिए क्या चीज? हाँ बोलिए। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, ये आप वापस लीजिए। क्या चीज? क्या बोलिए? ये मैं क्यों बचाव करूंगा? नहीं, मैं किस बात नहीं, आपने आईएसआई का बचाव कर दिया, तो ये चीज नहीं है। आप उस सेंस में नहीं कर पाए, मगर उसका अर्थ दूसरा जा रहा, क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान समर्थक है। तो आप एक प्रकार से आईएसआई को अगर फिर से सेव कर रहे हैं, आप खुद नहीं समझ रहे, उसका अर्थ दूसरा निकल रहा। और आप जैसे मतलब एक दानिशवर से अगर इस शब्द, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर कोई बात अगर मुझसे गलत निकली हो तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार, मगर आप भी लास्ट में इस बात को कहिए कि अमेरिका भी है और आईएसआई के भी वहां योगदान रहे। उसमें स्वयं वहां के सांसद मिर्जा पे आरोप लगे थे, पार्लियामेंट में वहां बहस हुई है, पार्लियामेंट में। और ये बात एक बार प्रेसिडेंट ने भी स्वीकार की है भारत में आकर के। 30 सेकंड देखिए ऐसा 30 सेकंड देखिए ऐसा है, मैंने ये कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं, कटोरा लेकर के खड़े रहते हैं। अमेरिका जैसी ताकतें इनका इस्तेमाल करती है, चाइना जैसी ताकतें इनका इस्तेमाल करती है, मैंने कहा है। नहीं, इसके पहले आपने कहा आईएसआई का कहना गलत है। आपने एंकर को बोला कि अपनी सोच बड़ी कीजिए। अमेरिका तो अमेरिका वाली बात से सहमत है, मगर आईएसआई के लिए आप बोलिए कि आईएसआई का भी भारत ही नहीं, पूरे आप सुनिए बांग्लादेश और नेपाल में बहुत बड़ा हाथ रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद इमरान खान ने कही है। इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने भी बाहर से बात कही कि आईएसआई गड़बड़ कर रहा है। आप यकीन करोगे? अच्छा सुनिए, ये आप हटा दीजिए, आज का पेपर देख लीजिए, नवाए वक्त जंग फ्रंटियर पोस्ट और डॉन, उसने भी लिखा है कि आईएसआई पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाई। ये पाकिस्तानी पेपर बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी पेपर बोल रहे हैं। बताइए, देखिए ना रेशमी जी, वो साफ तौर पर अजय जी का ये कहना है, आपकी तरफ से जो बयान पहले दिया गया, आपने भी कहा कि आईएसआई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, आपकी तरफ से ही कहा गया। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये बोल दीजिए ना कि और मामलों में आईएसआई लगातार काम कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, या बोल दीजिए। चूंकि आप हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन ने कहा था जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत। को आतंकवादी ही मानते हैं, क्योंकि वो इसी काम के लिए लगाया गया है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, लेकिन मैं कह रहा हूँ शुक्रिया। ऑपरेशन जो हुआ है, इस बात को समझिए। इसमें मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसको आप डीप स्टडी कीजिएगा। और अभी दोनों अरविंद सिंह तेजावत, इन्होंने भी इस बात को कबूल किया, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं अजय जी ने, उन्होंने भी इस बात को माना कि इसमें अमेरिका, इस बात से हम सहमत है, मगर हमारा आपसे एक गुजारिश है, आपके उससे निकल गया, उसका अर्थ दूसरा निकल रहा कि आईएसआई का नहीं, रख लीजिएगा। वो हमने क्लियर कर दिया अजय जी, वो क्लियर हो चुका है। अहमियत मत दीजिए, मैं इतनी अहमियत, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको इतना ज्यादा पावरफुल मत बनाइए। ये ठीक है, दुकान अपनी चला रहे, लेकिन इनकी कम से कम हिंदुस्तान की जमीन से तो इनको इतनी अहमियत न दी जाए कि ये किसी मुल्क का जो सत्ता परिवर्तन करवा देंगे। अरे खत्म हो गया, ईयू सब गए अब, और हिंदुस्तान ने इनकी जड़ें काटी, ये भी मैं बता। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब तो चाहिए मैं इतना ही, आगे देखिए बदलता महाराष्ट्र।